हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉग्निजेंस आईएएस में। आज हम एज यूजुअल मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, यू कैन ज्वाइन आवर प्रोग्राम इन टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आपको क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस एंड मॉडल आंसर अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा। सो यू कैन सबमिट योर आंसर शीट विद इन 24 आवर्स एंड गेट योर चेक्ड आंसर शीट विद इन 48 आवर्स। आप लोगों को मॉडल आंसर्स का वीडियो एनालिसिस यूट्यूब में प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके साथ ही इस डिजिटल एज में आप अपने आंसर को वीडियो के थ्रू चेक होता हुआ देख सकेंगे। यस, इट इज राइट, यू कैन सी योर कॉपिंग गेटिंग चेक्ड नाउ। सो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन जस्ट विजिट आवर टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विच इज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल सिक्योरिटी इन जीएस पेपर 3rd। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज में क्यों था, वाई इन न्यूज। अभी हाल फिलहाल दिसंबर में रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस क्रिएट किया यहाँ पे पोस्ट ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसलिए क्रिएट किया गया क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव लीडरशिप होना चाहिए एट द टॉप लेवल पे, दैट इज द 3 विंग ऑफ द आर्म फोर्स। और ये 3 विंग ऑफ द आर्म फोर्स क्या है आपका, एज वी नो, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने, तो जनरल बिपिन रावत हैज बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रीज द फर्स्ट चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। देखिए, अगर मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले इनके बैकग्राउंड को अगर समझ लेते हैं तो हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा होगा क्वेश्चंस को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बैकग्राउंड की अगर बात करूँ मैं, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था और इस पोस्ट को क्रिएट करने की बात 2000 से ही की जा रही थी। ओके, जैसे आप ले सकते हैं कि कारगिल रिव्यू कमेटी में इनकी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोस्ट की सेटअप करने की बात की जा रही थी। बाद में ग्रुप ऑफ द मिनिस्ट्री टास्क फोर्स ने स्टडी किया कारगिल रिव्यू कमेटी को और रिकमेंडेशन दिया कि हाँ, कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को स्टेब्लिश किया जाए। बाद में 2011 में नरेश चंद्र कमेटी ने भी यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया। इसने डिफेंस एंड सिक्योरिटी पे अपना कमेटी बना हुआ था, तो इसने भी यहाँ पे सीडीएस का डिमांड किया। एज वेल एज यहाँ पे हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से सेक्टर कमेटी भी यहाँ पे 2016 में रिकमेंडेशन दिया था सीडीएस के बारे में। ओके, और इसने ये भी बताया था कि ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो ये तरह बैकग्राउंड के बारे में, इसलिए यहाँ पे दिसंबर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक नया पोस्ट क्रिएट जिसका नाम है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चलिए आज के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जो हम लोग के आज के जो क्वेश्चन हैं, तो वहाँ पे जैसे हम लोग एज यूजुअल हम लोग डिस्कशन करते हैं, इस जगह पे क्या करते हैं, ओबियसली बात है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते हैं, 2-3 मिनट सोचते हैं, अप्रोच लगाते हैं क्या होगा। ओके, तो क्वेश्चंस यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, राइट द ड्यूटी एंड फंक्शन ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड डिस्कस व्हाई इट्स एस्टैब्लिशमेंट इज बीइंग सीन एज ए इंपॉर्टेंट डिफेंस रिफॉर्म। ठीक, तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे लगाया जाएगा। एज यूजुअल हम लोग जानते हैं कि कंटेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे कंटेंट की बात करते हैं एंड स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। अगर मैं कंटेक्स्ट की बात करूँ तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के फंक्शंस के बारे में यहाँ पे लिखना होगा, ठीक, और डिस्कस करना होगा और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और अगर मैं कंटेंट की बात करूँ तो ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा आप न्यूज़पेपर से भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मंथली मैगजीन से भी आप देख सकते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में, उनके बारे में पढ़ के समझ सकते हैं और उनका क्या क्या फंक्शंस है और क्यों लाया गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पोस्ट। ठीक, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो एज यूजुअल हम जानते हैं कि इंट्रोडक्शंस, बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन्स पार्ट। इंट्रोडक्शंस में यहाँ पे आप लोग को ब्रीफली डिस्क्राइब करना होगा बैकग्राउंड ऑफ द पोस्ट ऑफ द चीफ डिफेंस स्टाफ। उसके बाद आपको यहाँ पे बॉडी पार्ट में स्टेट और ड्यूटी एंड फंक्शंस के बारे में लिखना होगा, सीडीएस के बारे में, और हाईलाइट करना होगा दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स स्टेब्लिश एज एन इंपॉर्टेंट डिफेंस फॉर्म, और कंक्लूड करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पॉइंट। चलिए आज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के इस क्वेश्चंस को हम लोग स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इनका आंसर राइटिंग कैसे किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले सीडीएस के बारे में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही लिखना होगा। देखिए, यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया सेक्टर कमेटी और नरेश चंद्र कमेटी एंड कारगिल रिव्यू कमेटी के बारे में। ठीक, देखिए ये जो आपका पोस्ट रहेगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये आपका रैंक 4 जनरल स्टार्ट का रहेगा और जो आपका ये सैलरी रहेगा, जो चीज़ आपको मिलेगा वो इक्विवेलेंट रहेगा आपका सर्विस चीफ के इक्विवेलेंट में रहेगा। जैसे आप देखते होंगे ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो वो एक्चुअली में इक्वल रहता है आपका इलेक्शन कमीशन के इक्विवेलेंट पे। ओके, सो ये पोस्ट क्यों क्रिएट किया गया था, व्हाई दिस पोस्ट इज क्रिएटेड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टू प्रमोट द ज्वाइंटनेस इन द प्रोक्यूरमेंट
ट्रेनिंग एंड स्टाफिंग फॉर द सर्विस थ्रू द जॉइंट प्लानिंग एंड इंटीग्रेशन फॉर द रिक्वायरमेंट। सेकेंड पॉइंट अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, दैट इज द फैसिलिटिंग द रीस्ट्रक्चरिंग द मिलिट्री कमांड एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स की यहाँ पे बात की। अगर यहाँ पे जॉइंट ऑपरेशंस होंगे तो रिसोर्स भी यहाँ पे कम लग सकते हैं और डिसीजन मेकिंग भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो सकता है। ठीक, प्रमोट किया जाएगा यहाँ पे टू यूज द इंडिजिनस इक्विपमेंट बाय द सर्विस, तो इसलिए यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पोस्ट को क्रिएट किया गया है। ओके, अगर मैं बात करूँ सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे सेट किया उनका 65 मैक्सिमम एज, सर्विस एज रहेगा उनका 65 रहेगा। और यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विल आल्सो द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द मिलिट्री अफेयर। ओके, एंड इनका जो फंक्शंस रहेगा एज ए सेक्रेटरी के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। ठीक, और ये फर्स्ट अमॉन्ग द इक्वल है जो मैंने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। चलिए इसके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। ठीक, इट विल द फंक्शंस एज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी। अब देखिए ये इंस्टेंट ऑफ द रोटेशनल चेयरमैन होते थे इस तरह का, तो आखिर में परमानेंट चेयर ऑफ द चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी अगर ये रहेंगे तो वो क्या प्रोवाइड करेंगे, मीन्स उसका फंक्शंस क्या रहेगा, चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी का, सॉरी COSC। ओके, चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो परमानेंट चेयरमैन रहेंगे कौन, चीफ ऑफ द स्टाफ। पहला अगर आप मैं यहाँ पे बात करूँ तो उनका फंक्शंस रहेगा, तो CDS विल द एडमिनिस्ट्रेट इन द ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू द साइबर एंड स्पेस। तो ट्राई सर्विस का वो इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन करेंगे जो आपका साइबर एंड स्पेस से रिलेटेड रहेगा। एज वेल एज यहाँ पे CDS आपका क्या रहेंगे, मेंबर ऑफ द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के भी मेंबर रहेंगे। देखिए अब ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल आपका हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है। अब ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी आपका किससे रिलेटेड होता है, तो ये आपका होता है डिफेंस मिनिस्ट्री जो डिसाइड करते हैं दैट इज द न्यू पॉलिसी एंड कैपिटल एक्विजिशन फॉर द 3 सर्विस, जैसे आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, एज वेल एज यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड की भी यहाँ पे बात की जाती है। ठीक ना, इनका मेन पर्पज ये होता है कि ये एक तरफ से अप्रूवल देते हैं प्रोक्यूरमेंट एंड वेपन्स एंड इक्विपमेंट को लेकर के। ठीक, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ जैसे कि ये फोकस करते हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम में, दैट इज द इंडिजिनस डिजाइन होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग द वेपन्स एंड इक्विपमेंट, तो उस पर फोकस करते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ओके, और इनके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक, और लेकिन ये आपका सेटअप किया गया था ग्रुप ऑफ द मिनिस्ट्री, जैसे भी मैंने आपको बताया ग्रुप ऑफ द मिनिस्ट्री टास्क फोर्स, उसी ने रिकमेंडेड किया था डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में, और 1999 और 2001 में ये फॉर्म हुआ। ठीक ना, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहेंगे वो मेंबर रहेंगे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के, जो चेयर करते हैं डिफेंस मिनिस्टर। ओके, एज वेल एज ये डिफेंस प्लानिंग कमेटी के हेडेड बाय द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनके भी मेंबर ये रहेंगे। ठीक, अगर मैं और बात बोलूँ यहाँ पे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो फंक्शंस एज द मिलिट्री एडवाइजर रहते हैं टू द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। देखिए अब यहाँ पे न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी मैंने यहाँ पे भी फंक्शंस में लिखा है, इट विल एक्ट एज द मिलिट्री एडवाइजर टू द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। आखिर ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होता क्या है, देखिए मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा सा बता सकता हूँ, दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमांड, कंट्रोल एंड ऑपरेशनल डिसीजन रिगार्डिंग इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जो भी आप इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम को रहेगा उसको कैसे कंट्रोल करना है, कमांड कैसे करना है, वो यहाँ पे मिलिट्री एडवाइजर के रूप में रहेंगे CDS। ओके, इट विल द एक्ट एज अ मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो मैंने आपको बताया क्या होता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ठीक, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि CDS जो होते हैं दैट इज विल एक्ट द प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस पॉइंट्स को, टू द डिफेंस मिनिस्टर एंड ऑल द ट्राई सर्विस मैटर। एज वेल एज आप यहाँ पे देखेंगे CDS यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं करेगा मिलिट्री कमांड को लेकर के। ठीक, दैट इज द इंक्लूडिंग ओवर द 3 सर्विस सो एज टू एबल टू द प्रोवाइड इम्पार्शियल एडवाइस टू द पॉलिटिकल लीडरशिप। ठीक ना, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो जो फंक्शंस होते हैं आपका डिपार्टमेंट ऑफ द मिलिट्री एडवाइजर मिलिट्री अफेयर, सो ये डील करता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर से, जो हेडेड है आपका कौन, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी, सॉरी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ओके, और यहाँ पे क्या करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन, जैसे नेमली आर्म और किनके हेड है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर जो आपका तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, ये कंप्राइजिंग द आर्मी हेडक्वार्टर, नवल हेडक्वार्टर, एज वेल एज एयर हेडक्वार्टर एंड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर। ठीक ना, और ये वर्क साथ में ही काम करते हैं। मैं वर्क रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ, मैं ये यहाँ पे बता रहा हूँ फंक्शंस ऑफ द DMA। मीन्स यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ द मिलिट्री अफेयर। ओके, चलिए यहाँ पे
नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बॉडी का। तो ये इतना ज़रूरत क्यों पड़ गया हम लोग को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को इस्टेब्लिश करने के लिए? देखिए यहाँ पे नीड्स क्या है आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो वही चीज़ आपका यहाँ पे बॉडी के सेकंड पार्ट में लिखना है। इट इज एस्टेब्लिश बिगिंस इन द इंपॉर्टेंट डिफेंस रिफॉर्म ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। देखिए यहाँ पे अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, देखिए जो पहले एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था आपका चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी COSC, वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम नहीं करते, अनसेटिस्फैक्ट्री थे और ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन को एक साथ नहीं ला रहे थे। ठीक, ऑब्वियसली बात यहाँ पे क्या हो रहा था, रिजल्ट में आप क्या देख सकते हैं, इनएफिशिएंसी हो सकता है एंड एक्सपेंसिव हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा डुप्लीकेशन ऑफ द एसेट। ठीक, और अगर बात करूं तो यहाँ पे गवर्नमेंट को यहाँ पे सबसे सिंपल सी बात है, थिएटर्स कमांड यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे नीड होगा सेंट्रल नर्स सेंटर्स को लेकर के यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस जगह पे लिख सकते हैं, टू वीड आउट द पॉलिसी पैरालिसिस। पॉलिसी पैरालिसिस का मतलब क्या है कि अगर मान ले नवल हेडक्वार्टर से कुछ, एयर हेडक्वार्टर से कुछ और आर्मी हेडक्वार्टर से कुछ डिफरेंट डिसीजंस मेकिंग आ रहे हैं, तो तीनों का एक डिसीजन तो होना चाहिए ना। तो वो तीनों का एक डिसीजन कौन लेंगे? वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगर सिंगल डिसीजन रहेगा तो अच्छे तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। ठीक, अब देखिए ये आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अगर बनता है तो डेट इज द लैक ऑफ द कोऑर्डिनेशन जो आपका होते हैं गवर्नमेंट और आर्म फोर्स में। तो यहाँ पे जो लैक होते हैं तो वो एक तरफ से इजी वे टू कम्युनिकेट किया जा सकता है आर्म फोर्स और गवर्नमेंट के बीच में। ठीक, इससे आपका क्या हो सकता है कि जब आपका इंडिया का जो वार लाइक सिचुएशन बनता है तो उस टाइम अच्छे तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। और यहाँ पे डिफेंस डिप्लोमेसी भी इस तरीके से क्या हो सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है। ओके, सो यहाँ पे अब मैं कैपिटल प्रोक्यूरमेंट की बात करूँ तो अभी जैसे मैंने बताया डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में, तो अगर इस जगह पे जैसे हम लोग को पता है कि डिफेंस बजट मिलिट्री बजट इंडिया का कितना गया था 2020 में, 2 to 3% के बीच में ही लाइक करता है। तो ये जो मिलिट्री बजट रहेगा और डिफेंस बजट रहेगा ये रिड्यूस हो सकता है। ओके, अगर सिंगल डिसीजन मेकिंग बॉडी रहा तो, और क्वालिटी भी इंप्रूव करेगा इस पॉइंट पे। अगर डिपार्टमेंट डिफेंस प्रोडक्शंस इज जनरली क्या करता है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रखते हैं यहाँ पे डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यहाँ पे बहुत प्रोडक्शन एंड क्वालिटी एसेंस को लेकर के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अगर आता है तो ये क्वालिटी भी इंप्रूव किया जा सकता है, एज वेल एज यहाँ पे जो डिफेंस बजट है वो भी हो सकता है कि यहाँ पे रिड्यूस होगा। साथ ही साथ आप देखते होंगे कि काफ़ी ज़्यादा डिफेंस बजट में या कुछ भी सामान अगर लेते हैं, प्रोक्यूरमेंट करते हैं आउट ऑफ इंडिया, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है खरीदने में। ठीक ना, तो वो डिले नहीं होगा और इस तरीके से क्या होगा कि काफ़ी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। ठीक, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे पॉइंट में लिखा है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू द फॉलोइंग। दिस विल द एंश्योर द जॉइंटनेस इन द प्रोसेस, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका। डेजिग्नेशन ऑफ द CDS एज ए PMA विल इनेबल द अनहिंडर्ड एक्सेस टू द डिफेंस मिनिस्टर, सो एडेड द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मिलिट्री पॉलिसी मेकिंग, जो मैंने ये भी डिस्कस किया अभी। दिस डिसीजन CDS एज एन एडवाइजर टू द नेशनल न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, और ये क्या करेगा, अगर न्यूक्लियर कमांड अगर एडवाइजर की बात करेगा तो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड इन टेकिंग न्यूक्लियर ऑपरेशन डिसीजंस में ये इंप्रूव कर सकता है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं CDS एंड DAC डिफेंस विल प्रमोट इफेक्टिव प्लानिंग बना सकता है। DAC मीन्स डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ओके, तो अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे आप देख सकते हैं उनको मिला है 5 ईयर का कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल बेस्ड ऑन द एंटीसिपेटेड बजट एंड इंश्योर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड रिसोर्सेज की बात की जाए, जैसे 5 ईयर की यहाँ पे दी गई है। ठीक ना, तो ये सब आप इस जगह पे पॉइंट लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये स्टैटिक पोर्शन था और यहाँ पे डिस्कस करने की बात की गई थी, तो यहाँ पे आप कंक्लूजन्स तो आपको लिखना पड़ेगा, और कंक्लूजन्स में आप थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक लिख सकते हैं कि हाँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जरूरत था इंडिया के लिए, एक सिंगल डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरत था, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी बेस्ट आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन और ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हो, दिस अपॉइंटमेंट ऑफ CDS इज वन ऑफ द मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मॉडर्नाइज द इंटीग्रेट द आर्म फोर्स, हाउ इट सक्सीड डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ CDS टू सिनराइज द ऑपरेशन ऑफ 3 आर्म सर्विस। तो होना चाहिए, सिनराइज तो होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, सो it should also be complemented by the overall of the defense acquisition process, creation of the trade command and technology upgradation of the force। तो इस पॉइंट्स को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अपॉइंटमेंट से आप बता सकते हैं कि एक सबसे बहुत अहम रोल था टू रिफॉर्मिंग द इंडियाज हायर डिफेंस मैनेजमेंट में। तो इस तरह का जो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन, होप यू लाइक इट। फॉर एनी क्वेरी जस्ट विजिट आवर टेलीग्राम ग्रुप, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।